हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस का लीगल फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं। तो लीगल फाउंडेशन में बेसिकली आपके एक्ट्स वगैरह रहते हैं। ऐसा कोई खास मेजर चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके एक्ट्स के थ्रू पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मेजरली हमारे पास जैसे एडा हो गया, इसके अलावा जो बाकी हमारे पास बॉडीज हैं वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया ओवरव्यू एंड ट्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जनरल इंश्योरेंस जो है उसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और यहाँ हम मेजर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कवर करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आपके प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जहाँ की हम कंपनसेट करेंगे इंश्योर्ड लोगों को फॉर मेजरेबल फाइनेंशियल लॉस इनकर्ड सब्जेक्ट टू पॉलिसी लिमिट। तो हमारे पास जो की कैटेगरीज होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमारे पास कुछ मेजर सेगमेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, फायर एंड एलीट सर्विसेज हो गया, इसके अलावा यहाँ पर बर्गलरी एंड थेफ्ट हो गया जिसमें कि लॉसेस को हम कवर करते हैं या डैमेजेस को ड्यू टू क्रिमिनल एक्ट्स। फिर मरीन इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस में मरीन कार्गो और मरीन हल, ठीक है, इन दोनों को हम इंक्लूड कर कर चलेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में पॉलिसीज यहाँ पर कवर करती हैं मशीनरी ब्रेकडाउन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा को। पर्सनल इंश्योरेंस की बात करें तो फोकस हमारा इंडिविजुअल पर जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे रीइंबर्समेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो अभी थोड़ा सा ना मैं आपको पहले इसे शॉर्ट में एक बार समझा देती हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, जनरल इंश्योरेंस को ना हम लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, सॉरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आपके यहाँ पर और बिजनेसेस को फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसी में हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी के ऊपर ये काम कर रहा है, तो अगर कोई भी इंश्योरर है तो वो इंश्योर्ड पर्सन के एक्चुअल लॉसेस को कवर करेगा जो कि उन्होंने यहाँ पर सफर करे हैं, ना कि यहाँ पर प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी, हेल्थ, लाइबिलिटी, अदर रिस्क इन्वॉल्व है। एंड मोस्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो आपके 1 से ईयर के कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली रहते हैं। अगर जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो वो आपको 1 साल का देंगे, जिसमें कि आप उसको 1 साल बाद रिन्यू करा लेते हो। तो मेजर कैटेगरीज में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आता है, जिसमें कि हम अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ही एसेट मानेंगे और उन्हें डैमेज से बचाते हैं या फिर उनके डिस्ट्रक्शन से। तो अगर मान लो फायर आ गई या फिर कोई भी पेरिल्स आपकी इस इंश्योरेंस जो है वो हम कवर कर रहे हैं, जैसे फायर, फ्लड, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, है ना, तो इन सब से बचाएंगे। फिर आता है बर्गलरी और थेफ्ट। तो मान लो किसी के यहाँ पर कोई चोरी हो गई या फिर यहाँ पर कोई भी बर्गलरी हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉसेस को या डैमेजेस को कवर करते हैं। फिर आता है मरीन इंश्योरेंस। अब यहाँ पर कार्गोस जाते हैं शिप्स के थ्रू, तो हम जो गुड्स हमारे ट्रांजिट में है या तो बाय सी या तो फिर एयर से भी जाते हैं, है ना, फ्लाइट वगैरह से जाते हैं, और लैंड, तो इन सब के थ्रू भी यहाँ पर हम मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई डैमेज हो जाता है हमारा, तो उन डैमेजेस को हम कवर कर पाए जो फाइनेंशियल लॉसेस है। अब आती है बात मरीन हल्स की। तो मरीन हल में हम क्या कवर करते हैं, यहाँ पर हम शिप्स को और वो वेसल्स जो कि हमारे कार्गोस को कैरी कर रहे हैं उनको कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ना एक और होता है, तो अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको खुश हो जाना चाहिए, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में अगर कोई भी रिस्क हमारी मशीनरी में आ गया, कंस्ट्रक्शन में आ गया या फिर प्रोजेक्ट्स में आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर की ऑल रिस्क पॉलिसी, तो इसको हम कवर कर कर चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर फायर एंड एलीट पेरिल्स हो गया, बर्गलरी एंड थेफ्ट हो गया, मरीन इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस में हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो कैशलेस आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं या तो फिर रीइंबर्समेंट्स मिल जाते हैं। तो जो कैशलेस सर्विसेज हैं वो यूजुअली हमारी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीएस प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें तो बेनिफिट पॉलिसीज जो कि एक फिक्स्ड सम हमें देते हैं जब एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का, और यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंस क्या हुआ वो हम कवर नहीं कर रहे। पर्सनल एक्सीडेंट में यहाँ पर पूरा का पूरा जो फिक्स्ड सम है वही प्रोवाइड किया जाता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जो हैं वो हम कवर करते हैं, वर्कमेंस का कॉम्पनसेशन, पब्लिक लाइबिलिटी, एरर्स एंड ओमिशंस। तो जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस आ रही हैं या तो किसी स्टैट्यूट, बेसिकली एक्ट्स या कॉमन लॉस की वजह से, तो यहाँ पर कोई भी लॉ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है
उसके अगेंस्ट हमारी जो लीगल लाइबिलिटीज हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये हमारी एक मैंडेटरी हो जाती है मोटर व्हीकल एक्ट में, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी इंजरी है उसे कवर करेंगे, डेथ हो गई किसी पर्सन की उसे कवर करेंगे, या तो फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट खराब हुआ तो उसकी वजह से पूरा का पूरा कार ही स्क्रैप हो गया। फिर आता है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन पॉलिसी, जिसमें कि एम्प्लॉयर की जो लीगल लाइबिलिटी है उसे कवर किया जाता है वर्कमैन्स के कॉम्पनसेशन में। पब्लिक लाइबिलिटी और प्रोडक्ट लाइबिलिटी में हम कवर करते हैं वो हार्म्स जो कि पब्लिक को या फिर कंज्यूमर्स को हो रहे होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो था वो डिफेक्टिव था। इसके बाद में एरर्स एंड ओमिशंस आते हैं, जिसमें कि हम प्रोफेशनल इंडेमनिटी लेकर चलेंगे, जो प्रोफेशनल कवर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, या फिर हमारे जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीएस हो गए, तो इन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि इनसे भी तो कुछ एरर्स हो सकती है, ह्यूमंस हैं, है ना, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी लाइबिलिटी हमारी अक्कर हो रही है तो उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। अदर स्पेशलाइज्ड कवर्स में हमारे पास क्रेडिट इंश्योरेंस आता है, ठीक है, या फिर जिसमें कि हम अपने जो लैंडर या फिर फाइनेंसर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियर्स को बचाते हैं या तो फिर लैंडर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस में आपको पता ही है हमारे पास में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर जनरल इंश्योरेंस मार्केट के ट्रेंड्स देखे जाएं तो इंडस्ट्री का साइज यहाँ पर काफी अच्छा हो चुका है, 2.79 ट्रिलियन यहाँ पर आपका ग्रॉस रिटर्न वैल्यू में जा चुका है। एंड यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो आपका 15.5% तक जाने की बात है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर हमारा GWP है, दैट इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, ये आपके 57.3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे 2028 तक। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो आपकी 9.9% है फ्रॉम 2024। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारे पास जो प्राइवेट इंश्योरर्स हैं वही मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जिनका आपका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम कॉन्टिन्यूसली आपका एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम 67.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अब जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ की प्रिंसिपल्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। ये सारे की प्रिंसिपल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एकदम ही यहाँ पर एक जैसे समरी होती है ना वैसे समझा दूंगी। इंडेमनिटी, इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी वापस चाहिए, हमें कॉम्पनसेशन हमें मिल जाता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो लॉस से पहले जैसी थी वैसी हो जाती है, क्योंकि लॉस को हम एकदम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये लाइफ इंश्योरेंस की तरफ काम नहीं कर रही। फिर आता है रोल ऑफ सर्वेयर एंड लॉस असेसर। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये असेस करते हैं कि कितना डैमेज हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कॉम्पनसेशन अमाउंट यहाँ पर परफेक्ट पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर कुछ कॉम्प्लेक्स, हमारे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लेम है, जैसे पब्लिक लाइबिलिटी हो गया। अब इम्पोर्टेंस यहाँ पर राइट वैल्यू की क्या होती है, तो जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लेंगे प्रॉपर्टी की, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है जब कोई क्लेम अराइज होगा। फिर आता है प्रपोजर्स ड्यूटी। प्रपोजर्स ड्यूटी में क्या होगा, प्रपोजर यहाँ पर रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को, और फिल करते हैं प्रपोजल फॉर्म को। तो ये कंप्लीटली और करेक्टली यहाँ पर किया जाता है जो हमारा प्रपोजल फॉर्म है, ताकि एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट कवर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे यूजुअली कहते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एनुअल रहते हैं। सर्वेयर या फिर लॉस असेसर हमें डैमेजेस इवैल्यूएट कर देंगे, हमें यहाँ पर करेक्ट वैल्यूएशन करनी होती है, अंडर इंश्योरेंस अदरवाइज पेनल्टी लग जाती है। और प्रपोजल फॉर्म जो है ये हमें एक्यूरेटली फिल करना होता है। अब कुछ रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं इंडिया में, जैसे कि इंश्योरेंस एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जो कि इक्विटी और एफिशिएंसी लेकर आती है। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप जो है वो यहाँ पर एडा के थ्रू ओवरसी होता है। प्राइमरी गवर्निंग स्टैट्यूट्स की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है वो हमें फाउंडेशनल लेजिस्लेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड उनको हम कवर कर रहे होते हैं। इसमें आपकी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट और कैपिटल इश्यूएंस भी आ जाता है। फिर आता है यहाँ पर आपकी अमेंडेड, इसको भी बहुत बार अमेंड किया गया था। अच्छा ये भी याद रखना कि इसको ना बहुत बार अमेंड किया गया था, 1950 में, फिर 1968 में, फिर 1988 में, फिर 1999 में,
फिर 2015 में जब हम इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। अब इसके अलावा यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट आया 1972 में, जिसमें कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो थी जीआईसी के अंडर, उसको हमने यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो हमारी पॉलिसीज हैं उन्हें हम नेशनलाइज करने लग गए हमारी कंपनीज को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनलाइज जब किया गया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को, तो इसको जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंडर किया गया था, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी शेयर होल्डिंग्स को डाइल्यूट कर दिया, मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्डिंग्स जो थी, जो शेयर्स थे, उनको बेच दिया पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। फिर यहाँ पर की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले 2024-25 में। अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई, तो कंपनीज को बोला गया कि आप एटलीस्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो अपने हर एक एप्लीकेंट को दोगे, रिगार्डलेस कि उनकी एज क्या है। और यहाँ पर जो अपर एज का क्राइटेरिया था उसको भी नई पॉलिसीज के लिए हटा दिया गया। दूसरा, रिड्यूस्ड वेटिंग पीरियड, तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हैं, पैड बोलते हैं इनको, अगर कभी इंश्योर्ड से बात करोगे ना, जो इनका कस्टमर केयर वगैरह होता है वो पैड बोलते हैं, तो याद रखना प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेटिंग पीरियड जो होता है वो रिड्यूस कर दिया गया 4 साल से 3 साल। मैंने अपनी मदर की कहानी सुनाई थी कि 4 साल का उस टाइम पर था, है ना, तो 5 साल पुराना हमारा इंश्योरेंस कवर था। सिमिलरली जो मॉरेटोरियम पीरियड है, जिसके बाद कोई भी क्लेम डिनाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर है, तो ये हमारा एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड, इसको भी 8 साल से 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखी गई, तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो भी हमारे पास में जस्टिफिकेशंस हैं वो मैंडेटरीली रिटन होने चाहिए क्लेम रिजेक्शंस के लिए, और फास्टर टैट होना चाहिए। टैट इज लाइक टर्न अराउंड टाइम, कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये पर्टिकुलर काम हो जाना चाहिए। डिजिटल इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कॉमेंट किया है ना, और मैंने बोला कि इस चैनल पर जो भी टैट है वो 1 घंटे का होना चाहिए, तो आपके कमेंट को 1 घंटे में आंसर कर दिया जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मैं ऐसा कोई वो नहीं रखकर बैठी हूँ, ठीक है, अपन को सोना भी होता है। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो मैं सुबह में रिप्लाई करती हूँ। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबके आंसर्स कर दिया करूँ कमेंट के। अच्छा गाइज, एक बात है, अगर आपने कमेंट किया फ्रेश कमेंट, वो ना मुझे दिख जाता है, मतलब वो बिल्कुल ना सामने आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कमेंट पर आपने रिप्लाई करा, वो मुझे दिखता नहीं है। अब कई बार तो मैं यहाँ पर ना अलग-अलग कमेंट्स को थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेती हूँ कि कुछ न्यू रिप्लाईज आए हैं, तो बहुत बार मुझे नहीं पता चलता है, और इतना टाइम भी नहीं है, बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है मेरी जेन्युइनली, तो मुझ पर ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक-एक कमेंट को खोल-खोल कर फिर से चेक करूँ। आपके मतलब अभी अराउंड यहाँ पर 100 कमेंट्स पर मंथ आते हैं, तो हर कमेंट को चेक करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको कुछ नया पूछना हुआ करे ना, तो प्लीज कमेंट ना नया कर दिया करो, थोड़ा-सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना? एडा ने या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर लिया करो, तो टेलीग्राम पर जो सर रिप्लाई करते हैं, बट समटाइम्स तो मैसेजेस देखकर सर को भी बता देती हूँ, या फिर सर अपने हिसाब से रिप्लाई कर लेते हैं। ठीक है? चलो, एडा ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बीमा सुगम मार्च 2024 में, जो कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव है, जिसमें हम इंक्रीज करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस, यहाँ पर हम प्राइसिंग मॉडल्स इनोवेटिव लेकर आते हैं, जैसे पे एज यू ड्राइव या फिर यूसेज बेस्ड प्रीमियम, जिनको प्रमोट किया जाता है ताकि हम सेफर ड्राइविंग हैबिट्स की तरफ जाएं। अब इंश्योरेंस एक्ट 1938 को पढ़ लेते हैं, कुछ की प्रोविजंस और इसके करंट स्टेटस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंश्योरेंस एक्ट 1938 प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशनल लॉ थी, यही यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेसेस को लेकर आई, और यहाँ पर ये आपकी जुलाई 1 1939 से एनफोर्सेबल हुई, जिसमें कि बेसिक फ्रेमवर्क की इंश्योरेंस कंपनीज की लाइसेंसिंग कैसे होगी, किस तरह ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है सारे डेटा की, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, और रेगुलेटरी ओवरसाइट हमारे इंश्योरर्स का क्या क्या होगा, ये सारी चीजों की बात हुई। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी और अमेंडमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर ना चीजों को मैंने अपडेट कर दिया है जितना भी अभी लेटेस्ट डेटा है। तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में आप देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है वो एडा से मिलता है, और मिनिमम कैपिटल एंड सॉल्वेंसी नॉर्म्स भी हमें एडा ही बता रहा है। तो जितने भी इंश्योरर्स हैं, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें कि 4 सब्सिडरीज तो हमारी जीआईसी की आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी हम यहाँ पर कवर कर कर चलते हैं। ठीक है, तो कुछ की अमेंडमेंट्स भी देखने के लिए मिली। तो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, जिसमें कि ओवरऑल किया गया इंडस्ट्री को,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप को हमने बढ़ा दिया और जो पार्स थी हमारे रेगुलेटर की उनको भी बढ़ा दिया। रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर पार्स जो थी वो ओरिजिनली वेस्ट की जाती हैं कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस में और इनको एक्सरसाइज करता है एडा, जिसको स्टैब्लिश किया गया था एडा एक्ट 1999 में। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इंश्योरर्स के लिए क्या क्या रहती हैं? तो सबसे पहले तो सबको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसे सीओआर बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, वो एडा से लेना होता है। फिर कुछ मिनिमम कैपिटल बताई जाएगी, सॉल्वेंसी मार्जिन बताई जाएगी कि इतना कैपिटल तो आपके पास होना ही चाहिए, इसे आप किसी भी कंपनी में यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्ट आपको बताता है एडा की रेगुलेशंस। रजिस्ट्रेशन में हमें पेमेंट करनी होती है रिक्विजिट फीस की और मेंटेन करना होता है एज पर एडा नॉर्म्स। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, 200 करोड़ रुपीस का मिनिमम कैपिटल जो है वो हमारा मेंटेन करती हैं वो कंपनीज जो कि री इंश्योरर बन गई हैं। और जो कंपनीज आपकी केवल इंश्योरेंस की कंपनीज की तरह काम करती हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेसेस, तो इनको यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस मेंटेन करके चलना होता है। अब आते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट्स में। तो हमें ना अलग अलग बुक्स मेंटेन करनी है, फायर के लिए, मरीन के लिए, मिसलेनियस प्रोविजंस हमारे जो भी रहते हैं। तो इंश्योरेंस को बोला गया सेपरेट अकाउंट्स यहाँ पर रिसिप्ट के लिए और पेमेंट्स के लिए। रिसिप्ट क्या है कि कितना हमें रिटर्न्स मिल रहा है, इनकम मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है, और हमारी हर एक क्लास के लिए हम इसे अलग अलग मेंटेन कर कर चलते हैं। साथ में यहाँ पर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड करने के लिए एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं, जैसे पॉलिसी एंड कवर नोट डिटेल्स हमारी क्या रहेंगी, प्रीमियम्स और एंडोर्समेंट रिकॉर्ड्स, रजिस्टर यहाँ पर क्लेम रजिस्टर हमारा रहेगा और डिटेल्स हमारे सेटलमेंट की, रिकॉर्ड्स ऑफ एजेंसी फोर्स, कमीशन कितना पे किया, री इंश्योरेंस ट्रांजेक्शंस कैसे हुए, ठीक है। अगर अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो हमारे पास अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, एडा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर रखनी होंगी। तो कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी अपनी फंड्स केवल अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट जो कि एडा बताता है। और इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस और लिमिटेशंस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडा के साथ कंसल्ट कर कर इन्फॉर्म करती है ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉलिसी होल्डर के फंड्स की हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस पूछूं, आंसर करना। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि कोर हमारे जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेंटेन करता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन या फिर अटमोस्ट गुड फेथ? तो इसका आंसर होगा इंडेमनिटी, ठीक है। एडा का बीमा सुगम इनिशिएटिव है, वो यहाँ पर क्या चाहता है, मतलब वो क्यों आया है, क्या एम है उसका? पहला है ऑप्शन आपका एफडीआई इंश्योरेंस में बढ़ाना है। दूसरा है कि जो डिजिटल मार्केट प्लेस है वो क्रिएट करना है इंश्योरेंस के लिए। तीसरा है जो ब्रोकर्स का कमीशन है उसे रेगुलेट करेंगे। चौथा है हेल्थ और लाइफ पॉलिसी जो है उन्हें मर्ज करेंगे। तो बीमा सुगम क्यों आया है बताओ? एक डिजिटल मार्केट प्लेस इंश्योरेंस के लिए क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अब बताओ कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो कि कंपलसरी है अंडर द लॉ? कोई भी लॉ हो सकती है। मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, फायर इंश्योरेंस, मरीन कार्गो इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस? तो इसका आंसर क्या होगा? मोटर व्हीकल एक्ट ने क्या बोला था? मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, है ना? तो वही आपका कंपलसरी है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास में ये भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर ही आएगा, जिसमें कि यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कंडक्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट्स की, जो कि सेक्शन 41 में आता है। हमें यहाँ पर फेयर कंपटीशन मेंटेन करना है और प्राइसिंग डिसिप्लिन रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी रिबेट यहाँ पर ऑफर नहीं कर सकता प्रीमियम पर या कमीशंस पर, ताकि यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को इंड्यूस करे कि वो इंश्योरेंस बाय करें। तो एनी पर्सन फ्रॉम ऑफरिंग और एक्सेप्टिंग अ रिबेट ऑफ द प्रीमियम और कमीशन टू इंड्यूस अ पर्सन टू बाय इंश्योरेंस, ये किसने करवाया था? अभी किसके ऊपर यहाँ पेनल्टी लगी थी? पॉलिसी बाजार के ऊपर। तो प्रोविजन यहाँ पर डिजाइंड है कि इंश्योर करेंगे फेयर प्राइसिंग और अनहेल्दी कंपटीशन यहाँ पर प्रिवेंट की जाएगी बेस्ड ऑन प्राइस अंडरकटिंग। वायलेशन होगा तो फाइन लगेगा। ओरिजिनली 500 रुपीज तक का था, लेकिन अब यहाँ पर इसको रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक एजेंट है, वो ये बोलते हैं कि इस पॉलिसी को खरीद लो और मैं आपको 1000 रुपीज का कैशबैक दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? एक वायलेशन हो गया, ठीक है। चलो
अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका लिमिटेशन ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि सेक्शन 40B के अंडर आएगा। तो ये यहाँ पर सॉरी, प्रिवेंट करते हैं इंश्योरर्स को फ्रॉम एक्सपेंडिंग एक्सेसिवली। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिंग कर रहे हो मैनेजमेंट या फिर कमीशन पर। तो एक्ट यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट्स देता है कि आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो मैनेजमेंट पर, और जो कि हमारा इंश्योरर इनकर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारा ग्रॉस डायरेक्ट बिजनेस रिटर्न टू इंडिया कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास में एडा ने ये बताया कि कितना हमारे पास में खर्चा हो सकता है, और वो खर्चा कैसे बताया है, परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंस हमारे टोटल ग्रॉस डायरेक्ट बिजनेस रिटर्न जो है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर एक फाइनेंशियल सेफगार्ड मिल गया पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम्स को, जो कि पहले क्लेम्स और रिजर्व के लिए यूज हो रहे हैं, ना कि एक्सेसिव यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए। तो मान लो अगर कोई इंश्योरर है ना, उनके पास 100 करोड़ रुपीस केवल प्रीमियम पर आए, और उन्होंने यहाँ पर लेटर से कि 30% का अपना जो खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट, कमीशन, ये सब में कर दिया, एजेंट के कमीशन में, तो इनका यहाँ पर 100 करोड़ में से 30 करोड़ रुपीस तो इसी में चले गए। अब केवल 70 करोड़ रुपीस ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज ऐसी ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद में आता है एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो कि आपका सेक्शन 64(5)(b) के अंडर रहेगा। इसमें इंश्योरर्स को बोला गया कि आप अज्यूम नहीं करोगे कि रिस्क बिफोर प्रीमियम रिसीव कर लिया गया है। ठीक है, जब तक आपको प्रीमियम के लिए यहाँ पर जो कोई भी रिस्क यहाँ पर अज्यूम नहीं किया जा सकता जब तक वो एक्चुअली नहीं हो जाता, अनलेस कि यहाँ पर प्रीमियम जो है वो पहले रिसीव हुआ है। तो इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल प्रैक्टिस और क्लैरिटी होनी चाहिए जब कोई कवरेज शुरू होगा। मीनिंग फाइन, यहाँ पर हम केवल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कस्टमर था जिनकी कार पॉलिसी प्रीमियम चेक जो है वो बाउंस कर गए, तो इंश्योरर यहाँ पर लायबल नहीं है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर पैसा उनको पूरा मिला, ठीक है, बाउंस नहीं होता उनका चेक, और तब यहाँ पर वो क्लेम देते, अदरवाइज नहीं देंगे। इसके बाद में आता है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, जिसमें आपके पास में पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है सेक्शन 33 के अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है इसको बाय एडा। अभी पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, तो इनके पास पावर है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एट एनी टाइम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला गया था, उनको बोला गया कि जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप सबसे पहले तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स हैं उससे कुछ डायरेक्शंस, पेनल्टीज, या फिर हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया जाए। तो रेगुलेटरी ओवरसाइट की गई, हमारे पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया गया इसके थ्रू, है ना, और हमने सॉल्वेंसी और कंप्लायंस को यहाँ पर मेंटेन करा। लाइसेंसिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, तो लाइसेंसिंग इंटरमीडियरीज की होगी, इंटरमीडियरीज कौन है, एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इसके अलावा सर्वेयर्स हो गए। तो हमें कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म और एथिकल बिहेवियर यहाँ पर इनका इंश्योर करना था। इसीलिए एडा क्या करती है, वो ग्रांट करती है और मेंटेन कर, मॉनिटर कर रही होती है सभी लाइसेंसेस को। की रेगुलेशन की बात करें तो एडा की लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, एडा की लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, इस तरीके से एक रेगुलेशंस होती हैं जो 2016 में आई थी, और एक होती है सर्वेयर एंड लॉस असेसर रेगुलेशंस। ये दोनों रेगुलेशंस मिलकर यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह से एजेंट, सर्वेयर्स और ब्रोकर्स को लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी पर्सन यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता अनलेस अनटिल यहाँ पर एडा से उन्होंने एक लाइसेंस अचीव कर लिया है। तीसरा आता है यहाँ पर लास्ट में, सॉरी मीन्स यहाँ पर आपका टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ये क्या कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकली फिक्स्ड और कंट्रोल प्रीमियम रेट्स जो हैं और टर्म्स हमारे मेजर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, उसका आप यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट होगा टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, जो कि हिस्टोरिकली कंट्रोल की जाती थी और फिक्स किए जाते थे प्रीमियम हमारी सर्टेन क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस में। करेंट स्टेटस की बात करें तो जो टैक है वो हमारा अभी भी सर्टेन फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करता है, जैसे मोस्ट जनरल इंश्योरेंस टैरिफ जो हैं वो हमारे डी टैरिफ किए जा चुके हैं, फ्री कर दिए गए हैं सिंस द अर्ली 2000। और यहाँ पर इंश्योरर्स जो हैं वो प्राइस कर रहे हैं मोस्ट प्रोडक्ट्स को
एक्सेप्ट मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो कि उनके खुद के रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डी टैरिफ कर चुके हैं, एक्सेप्ट हमारा मोटर थर्ड पार्टी। तो टैक्स जो है वो अभी भी होते हैं, लेकिन उनका एडवाइजरी फंक्शन बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। यहाँ पर इसको इनेक्ट किया गया 1972 में और इफेक्टिव रहा ये 1 जनवरी 1973 से, ताकि हम जितने भी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी को यहाँ पर नेशनलाइज करेंगे जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 39C जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और उसको प्रिवेंट करने की बात की गई और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है रिसोर्सेज की, उसके अंडर ये आता है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर जो कॉमन इंटरेस्ट है कम्युनिटी का उसे सर्व कर सके। तो अगर हम बात करें गिबना की, इसको गिबना बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं और कुछ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी इंडियन और फॉरेन जनरल इंश्योरर्स थे वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ट्रांसफर कर दी गई उनकी ओनरशिप। ठीक है, तो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस जो थे इंडिया में वो उस टाइम पर बिल्कुल ही खत्म हो गए। फिर क्रिएशन हुआ जीआईसी का। अब जीआईसी में क्या हुआ, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो सेटअप की गई एज अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जो मेन कंपनी है जिसकी यहाँ पर बेसिकली इसके पास ना सब्सिडरी कंपनीज का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होता है। तो जो भी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वहां जितने लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड कर रहा होता है, मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है। समझ में आ गया, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या हो गई। इसमें मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ टाटा ट्रस्ट का और आपका टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन सब का। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एज होल्डिंग कंपनी जिसमें की ऑथराइज कैपिटल 75 करोड़ रुपीस था। फिर इसकी सब्सिडरीज बनी 4, तो यहाँ पर एनआईए, यूआईआईसी, ओआईसी और एनआईसी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एनआईसीएल बोलते हैं इसको, फिर एनआईएसीएल बोलते हैं, यूआईआईसीएल और ओआईसीएल। तो ये सारी 4 इसकी सब्सिडरीज जो थी वो रिस्ट्रक्चर हो गया ये बिजनेस और यहाँ पर इसको हम लेकर आए। इसके बाद में जो फॉरेन इंश्योरर्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया कि वो इंश्योरेंस या फिर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं ले सकते विद एन इंश्योरर हुज प्रिंसिपल ऑफिस वाज आउटसाइड इंडिया। तो अब इंडियंस को मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पर इनसे कोई भी इंश्योरेंस नहीं लोगे, तो ऑफ कोर्स इनको ही प्रोहिबिट कर दिया गया है इनडायरेक्टली। ट्रांसफर किया गया पर्सनल्स का, तो जो एम्प्लॉइज थे अक्वायर्ड इंश्योरेंस कंपनीज के वो एम्प्लॉइज बन गए न्यू सब्सिडरीज के और होल्डिंग कंपनी के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा गिबना का, सबसे पहले तो एक्विजिशन करना था, तो जो शेयर्स और एसेट्स थे एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वो इन्होंने एक्वायर कर लिए और यहाँ पर डेवलपमेंट हुई जनरल इंश्योरेंस की, ताकि जो इकोनॉमिक नीड्स है इकोनॉमी की उन्हें हम मीट कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर एक जीआईसी जो है उसको हमने क्रिएट किया था जो कि सुपरिंटेंड कर रहा था, कंट्रोल और कैरी ऑन कर रहा था बिजनेसेस को, तो हमारे जो ऑपरेशंस थे उनको हम स्टैंडर्डाइज कर पा रहे थे। सोशल फोकस में हमने यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया इकोनॉमिक बेनिफिट्स का हमारे सभी लोगों के पास में। एडवाइजरी रोल इसने प्ले किया जिसमें कि एड, एडवाइस और असिस्ट किया सब्सिडरीज को कि किस तरीके से बिजनेस स्टैंडर्ड्स यहाँ पर सेटअप करने हैं, कंट्रोल करने हैं अपने खर्चों को और इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं उन्हें हमें मैनेज करना होगा। अब जीआईसी का जो इवॉल्विंग रोल है नेशनलाइजेशन के बाद में उसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बदल चुका है। तो सबसे पहले 2002 से 2003 की बात करें तो जो सब्सिडरीज थी उनको डीलिंक कर दिया गया। तो 4 पीएसजीआई जो थे वो हमारे जीआई से सेपरेट किए गए, ओनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई और जीआईसी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई। तो हमने ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दी और जीआईसी को इंडिपेंडेंट कर दिया। फिर पोस्ट 2000 हमने देखा कि यहाँ पर जो जीआईसी है उसको री नोटिफाई किया गया एज जीआईसी री इंश्योरर। अब ये री इंश्योरेंस बिजनेस बन गया, ना कि डायरेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो अब ये री इंश्योरेंस बिजनेसेस यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं और एक लीडिंग ग्लोबल री इंश्योरेंस एंड रिस्क सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गए। फिर 2021 में एक अमेंडमेंट आया था गिबना अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन अनेबल किया गया और जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की कि वो कम से कम 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखेंगे जीआईसी में या फिर यहाँ पर जो हमारे पीएसजीआई थे
उनको बोला गया कि नहीं, अब गवर्नमेंट इसे रिड्यूस कर सकती है अपने स्टेक को 15% से नीचे। एंड यहाँ पर पॉसिबल पीएसयूज इंश्योरेंस जो थे, उनको भी यहाँ पर हमने क्या बोला कि अब वो भी आपके प्राइवेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब बताओ सेक्शन 41 जो था इंश्योरेंस एक्ट का, वो किससे रिलेटेड था? जो रिबेट्स मिल रही थी प्रीमियम या कमीशन में, उसको प्रोहिबिट करने के लिए। सेक्शन 64(5) भी, जो प्रीमियम हमने रिसीव किया था, अब यहाँ पर हमने देखा कि जब इंश्योरेंस कवरेज तभी मिलेगा जब प्रीमियम रिसीव कर लिया गया। जैसे चेक बाउंस हो गया तो यहाँ पर कोई भी आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया जाएगा। टैक्स कमेटी यहाँ पर क्या कर रही है? कंट्रोल करती है प्राइसिंग को मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, है ना। अभी बाकी तो डी टैरिफिंग हो गई थी और 2021 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एडा का यहाँ पर बात करते हैं। तो एडा क्या है? एडा एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट, प्रमोट और इंश्योर कर रही है कि एंटायर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। तो यहाँ पर अब इसकी फॉर्मेशन एंड मैंडेट की बात करें तो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर आया था, जो कि यहाँ पर ओरिजिनल रेगुलेटर था। ये अप्रूव करता था प्लान्स, स्क्रूटनाइज करता था अकाउंट्स को, कंप्लायंस इंश्योर करता था। तो इसका प्रीडेसेसर कौन था एडा का? ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पर मल्होत्रा कमेटी आई थी। मल्होत्रा कमेटी ने रिफॉर्म्स यहाँ पर रिकमेंड किए कि कॉम्पिटिटिव एफिशिएंट इंश्योरेंस सेक्टर होना चाहिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोविजनल एडा जो है वो आपके सामने आया। फिर एडा जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के अंडर, जो कि यहाँ पर फॉर्मली इस्टेब्लिश होने के बाद में रिप्लेस कर चुका है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है एडा का? हैदराबाद में है। कॉम्पोजिशन की बात करें और टर्म की, तो अथॉरिटी यहाँ पर एक 10 मेंबर का बॉडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और यहाँ पर हमारे पास में एक चेयरमैन है जो कि आपका ऑफिस 5 साल या 65 एज तक करते हैं, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं जो कि 5 साल या अंटिल एज 62 इसको ऑफिस को होल्ड करते हैं, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं जो कि ऑफिस को 5 साल तक होल्ड करते हैं। तो कोर फंक्शंस ऑफ फोकस एरियाज क्या रहेंगे एडा के? सबसे पहले तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, तो जो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट है, क्लेम सेटलमेंट, टर्म्स, कंडीशंस, उन सारी चीजों को ये देखते हैं। दूसरा मार्केट ग्रोथ एंड कंडक्ट देखा जाएगा, तो रेगुलेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इंश्योर करेंगे ऑर्डरली ग्रोथ हमारे इंश्योरेंस बिजनेस की। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस एंड यहाँ जो है वो स्पेसिफाई की जाती है, कंडक्ट की जाएंगी इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे एजेंट्स, ब्रोकर्स, सर्वेयर्स। प्रमोट और रेगुलेट करते हैं प्रोफेशनल बॉडीज जो कि कनेक्टेड है इंश्योरेंस के साथ में। रेगुलेट करेंगे रेट हमारे नॉन टैरिफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज के। फाइनेंशियल साउंडनेस देखी जाती है, तो इशू, रिन्यू या सस्पेंड कर देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था। रेगुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट, सॉल्वेंसी मार्जिन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, इन्वेस्टिगेशंस होनी है वो भी यही करते हैं। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं हमारे इंश्योरर और इंटरमीडियरीज के बीच में, उसको भी यही एडजुडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 MVA। तो ये आपका जुलाई 1 1989 में आया था, जिसमें जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट की उसको हम कवर करते हैं, और कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस TP से बोल सकते हो, ये देखा गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो इनका सेक्शन 146 था, जिसमें कि जितने भी व्हीकल्स थे सबको बोला गया कि आपको एक थर्ड पार्टी रिस्क जो है यह इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेना होगा जो कि इसको कवर करेगा अगर आप किसी भी व्हीकल को पब्लिक प्लेस में यूज कर रहे हो। यहाँ पर हमने क्या क्या कवर्स प्रोवाइड करे, तो डेथ या इंजरी अगर थर्ड पार्टी की हो जाती है, डैमेज हो जाता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में, इंजरी या डेथ हो जाती है पैसेंजर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लाइबिलिटी यहाँ पर पे की जाती है अगर ड्राइवर या कंडक्टर्स जो है अंडर द वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाएंगी। फिर आता है प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट, तो 6,000 रुपीज यहाँ पर जो हमारा अमेंडमेंट आया था ना 2019 एक्ट में, उसके बाद में यहाँ पर इसे हमने इंक्रीज कर दिया था,
तो 6,000 रुपीज का प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट रखा गया है। इसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इश्यूएंस की बात करें तो पॉलिसी यहाँ पर इफेक्टिव केवल तभी होगी जब सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्टेबल प्रूफ माना जाता है इसको वैलिड कवर के लिए। फिर आता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है कंपनसेशन केवल तभी पे किया जाएगा इवन यहाँ पर बिना प्रूवन फॉल्ट या नेग्लिजेंस के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर व्हीकल ओनर जो हैं उनको सर्टेन केसेस में ही कॉम्पनसेशन दिया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। अब यहाँ पर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो हो सकता है उनका पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। तो क्लेमिनेंट जो है वो यहाँ पर नेग्लिजेंस जो है अगर वो प्रूव हो जाती है कि भाई नेग्लिजेंट है ये ड्राइविंग के टाइम पर तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। फिक्स्ड कॉम्पनसेशन प्री अमेंडमेंट ओरिजिनली यहाँ पर 50,000 रुपीज डेथ के लिए और 25,000 रुपीज जो है वो परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए दिए जा रहे थे। कंकरेंटली यहाँ पर क्लेमेंट जो है वो एक फॉल्ट बेस्ड क्लेम भी ले सकते हैं अंडर अदर प्रोविजंस। अब जो इंश्योरर है जो कंपनी है उसकी खुद की क्या ड्यूटीज और लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले तो सेटिस्फाइंग दिस मींस यहाँ पर इंश्योरर्स को थर्ड पार्टी को तब भी पे करना होगा अगर यहाँ पर पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो गई सब्जेक्ट टू डिफेंसेस। तो अगर एक जजमेंट पास हुई अगेंस्ट द इंश्योर्ड पर्सन फॉर अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी तो इंश्योरर को यहाँ पर थर्ड पार्टी को पे करना होगा इवन इफ इंश्योरर हैज ग्राउंड्स टू कैंसिल द पॉलिसी। फिर यहाँ पर कुछ वैलिड ग्राउंड्स बताए गए हैं इंश्योरर डिफेंस के लिए। तो व्हीकल्स यहाँ पर परमिट लिमिट से ज्यादा यूज किए, जैसे प्राइवेटली यूज किया फॉर हायरिंग, या फिर यहाँ पर हमने इसको रेस या स्पीड टेस्ट में यूज किया, या अनलाइसेंस पर्सन ने इसको ड्राइव किया जिसको लाइसेंस ही नहीं मिला था ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर कुछ मटेरियल फैक्ट्स है जिनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर कुछ वैलिड ग्राउंड है डिफेंस के जो कि हमारे इंश्योरर्स को दिए गए हैं। अब सेटलमेंट के लिए यहाँ पर इंश्योरर और इंश्योर्ड जो हैं वो तभी यहाँ पर इनके बीच में सेटलमेंट हो सकता है अगर एक थर्ड पार्टी भी इंक्लूडेड है। स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांसफर अगर हमें करना है इंश्योरेंस का तो पॉलिसी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी नए ओनर के पास में जब हमने अपने व्हीकल को बेच दिया है। और जो ट्रांसफर ही है, ठीक है, जो पहले व्हीकल का ओनर था वो यहाँ पर इन्फॉर्म कर देगा विद इन 14 डेज, ठीक है, जब यहाँ पर ट्रांसफर डेट हुई है उसके 14 दिन के अंदर। हिट एंड रन एक्सीडेंट की बात करें तो ये सेक्शन 161 के अंदर आएगा जिसमें कि कॉम्पनसेशन पे की जाएगी फ्रॉम सॉलिटियम फंड, ठीक है। एक सॉलिटियम फंड है जो कि स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट्स में अगर व्हीकल की आइडेंटिटी हम एसर्टेन नहीं कर पाते हैं तो कॉम्पनसेशन यहाँ से पे की जाती है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेंगी स्पीडी लो कॉस्ट क्लेम सेटलमेंट के लिए। सिविल कोर्ट जो हैं उनको ऐसे जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्ट पर दैट इज मरीन इंश्योरेंस एक्ट। अब यहाँ पर हम मरीन एडवेंचर्स जो हैं उन्हें कवर करते हैं एंड यहाँ पर जो भी आपके सी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं कार्गो की या वेसल्स की वो भी आपकी इंक्लूडेड हैं जिसमें कि इंसिडेंटल लैंड रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशनल प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर आपका स्कोप जो है अप्लाई करेंगे हमारे जितने भी मरीन एडवेंचर्स हैं। लैंड ट्रांजिट अगर कनेक्टेड है सी वॉयज के साथ में कि ट्रांसपोर्ट जो है वो वेयर हाउस से अगर आपका पोर्ट तक हो रहा है तो वो भी कवर्ड रहेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर है तो ये वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो हमारा लॉस के टाइम पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो पॉलिसी होल्डर बेनिफिट्स हैं फ्रॉम सेफ्टी या फिर प्रेजुडिस्ड हैं बाय लॉस और डैमेज। चलिए अटमोस्ट गुड फेथ या फिर उबरमाई फाइडल इसे भी बोलते हैं, है ना। ये याद रखना कभी थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह से टर्म आ जाए। तो जो इंश्योर्ड होते हैं उनको सभी मटेरियल सर्कमस्टांसेस यहाँ पर अपने डिस्क्लोज करने होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मटेरियल का क्या मतलब हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्रूडेंट इंश्योरर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पर ऐसा फैक्ट जो कि आपको रिड्यूस कर देता है रिस्क को या फिर कॉमन नॉलेज का है और उसको हमें क्या करना है या फिर इंश्योरर उसे वेव कर रहे हैं तो वो आप मत डिस्क्लोज करो। तो सर्कमस्टांसेस जो डिमिनिश करेंगे रिस्क को या कॉमन नॉलेज के हैं उनको हम यहाँ पर वेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्या क्या पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स हैं।
तो पॉलिसी कंटेंट आपका क्या रहना चाहिए, जितनी भी मरीन पॉलिसीज हैं इसमें हमें ध्यान देना होगा कि सभी हमारे इंश्योरर जो हैं वो सबसे पहले तो इसको साइन कर कर रखेंगे। एंड यहाँ पर कंटेंट होगा इसमें अश्योर्ड का नाम कि किसके नाम पर है, ये अश्योरेंस कौन दे रहा है, सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड की क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने इंश्योर किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी रिस्क कवर्ड है ना, तो वो सभी रिस्क को हम लेकर जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ रिस्क तो कवर होगा ही। वॉयज का टाइम या पीरियड की यूजुअली ये कितने टाइम में पहुंच जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में कितना सम इंश्योर्ड है और इंश्योरर का नाम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। फिर वैल्यूएशन की बात करें तो सेक्शन 18 जो है ये बताते हैं कि कैसे जो इंश्योरेबल वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या क्या देखते हैं कि शिप जो है कि कितनी वैल्यू हमारे रिस्क पर है स्टार्ट में, डिसबर्समेंट्स कितनी हुई है, इंश्योरेंस चार्जेस क्या क्या लगेंगे, इसके अलावा यहाँ पर गुड्स का प्राइम कॉस्ट क्या है, शिपिंग एक्सपेंस क्या है और इंश्योरेंस चार्जेस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। पॉलिसी टाइप्स में वॉयज पॉलिसी होती है जिसमें कि एक स्पेसिफिक वॉयज को कवर करा जाएगा, एक स्पेसिफिक पीरियड यहाँ पर जो कि 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वैल्यूड पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अग्री करेंगे कि वैल्यू करें फिक्स एट इशुएंस, और अनवैल्यूड जो है वो हमारी कुछ भी फिक्स नहीं करेंगे एडवांस में, तो वैल्यू जो है वो हम बाद में डिटरमिन करते हैं। वारंट्स एंड डिविएशन की बात कर लेते हैं अब। तो वारंट्स यहाँ पर आपके ब्रीच अगर हो रही है, इवन इनवॉलेंट्री अगर ये हो रही है, तो हमारे पास में क्या क्या होगा, आपके पास में वारंटी ऑफ लीगैलिटी होगी कि एडवेंचर जो है वो लॉफुल होना चाहिए। वारंटी यहाँ पर सी वर्दीनेस की, वॉयज के पॉलिसी जो है उसमें शिप को रीजनेबली फिट होना चाहिए ताकि जो भी ऑर्डिनरी पैरल्स हैं वो उन्हें काउंटर कर पाए, कोई छोटा मोटा टाइड आ गया उसे काउंटर कर पाए। ठीक है, जब यहाँ पर कमेंसमेंट होगा वॉयज का, जब वो शुरू होगा जाना। ठीक है, डिविएशन अगर अग्रीड वॉयज या फिर यहाँ पर जो डिपार्चर हुआ है अग्रीड वॉयज से या रॉन्ग पोर्ट से हुआ है, तो ये हमारा वॉइड माना जाएगा अनलेस यहाँ पर इसको जस्टिफाई किया जाए। तो अगर शिप डिविएट कर रहा फ्रॉम द वॉयज या डिपार्ट कर रहा है फ्रॉम अ रॉन्ग पोर्ट विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज, ठीक है, तो इंश्योरर इसको डिस्चार्ज करेगा फ्रॉम लाइबिलिटी। तो यहाँ पर कॉन्डोनेशन देखा जाएगा कि डिविएशन एक्सक्यूज कर दिया गया अगर सर्कमस्टांसेस मास्टर के कंट्रोल से बाहर थे, जैसे सेफ्टी देखी गई शिप की, कार्गो की, या फिर ह्यूमन लाइफ को सेव करना था। लॉस एंड कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, जिसे प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं, कि यहाँ पर जो नियरेस्ट कॉज था लॉस का वो कंसीडर करेंगे और इंश्योरर जो है वो केवल तभी लायबल माना जाएगा अगर कॉज जो है वो एक इंश्योर्ड पैरल था। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट या इमीडिएट कॉज कंसिडर किया जाएगा, इंश्योरर तभी माना जाएगा अगर यहाँ पर पॉलिसी जो है वो हमारे प्रॉक्सिमेट कॉस्ट को कवर कर रही है। टोटल लॉस की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया या सीजर्स टू बी द थिंग्स इन शॉर्ट, ठीक है, सिंकिंग हो गई शिप की तो वो सामान ही नहीं मिल पा रहा। कंस्ट्रक्टिव टोटल कॉस्ट लॉस, यहाँ पर जो कॉस्ट है रिकवरी की या रिपेयर की वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी से ज्यादा है जब हमने इसे बचाया। ठीक है, फिर आता है पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस में हम जनरल एवरेज लेकर चलेंगे जो कि यहाँ पर वॉलेंट्री होगा, ठीक है, रीजनेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सैक्रिफाइस होता है फॉर कॉमन सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सभी पार्टीज शेयर करती हैं, पर्टिकुलर एवरेज निकाला जाता है। एक्सीडेंटल लॉसेस जो हैं उसको स्पेसिफिक इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कवर करते हैं जो कि बॉर्न किया जाता है बाय इंश्योरर्स। पर्टिकुलर एवरेज की बात कर लेते हैं, तो जो लॉसेस या डैमेजेस एक्सीडेंटली हुए हैं बाय एन इंश्योर्ड पैरल, तो यहाँ पर इंश्योरर इसको यहाँ पर बॉन्ड करेंगे। सबरोगेशन में अगर टोटल लॉस पेमेंट जो थी उसके बाद में इंश्योरर को पास में इंश्योर्ड की राइट्स आ जाती हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अगर मान लो किसी ने यहाँ पर जानकर कोई गड़बड़ की थी जिसकी वजह से ये लॉस हुआ, तो इंश्योरर जो है वो एक लीगल एक्शन ले सकता है। तो जब पेमेंट हो गई टोटल लॉस की तो इंश्योरर यहाँ पर अश्योर्ड रिमेनिंग इंटरेस्ट को यहाँ पर लेकर चलेगा और सबरोगेट करेगा टू द अश्योर्ड राइट्स एंड रेमेडीज अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। कंट्रीब्यूशन जिसमें हम डबल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो अगर ओवर इंश्योरेंस हुआ है तो अश्योर्ड क्या करेंगे, केवल इंडैम्निटी को ही रिकवर कर सकते हैं और इंश्योरर्स जो हैं वो केवल रेटिवली अमंग देमसेल्व्स इसको कवर करेंगे। तो दो इंश्योरेंस कंपनीज थी, दोनों से इंश्योरेंस ले लिया,
तो ऐसी सिचुएशन में 50% इन्होंने दिया, 50% पैसे इन्होंने दिया, या जो भी यहाँ पर एक प्रोपोर्शनेट आपका कवर जाएगा। देन आती है आपकी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये आपका 1991 में आया था, जिसमें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी ना, तो उसके बाद में हमने इसको एक्ट इनेक्ट करा था, ताकि मिनिमम रिलीफ हम विक्टिम्स जो हैं उनको प्रोवाइड करें, जिसमें कि हजार्डस सब्सटेंसेस भी आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मैंडेट हो गया ये यहाँ पर हर एक ओनर हजार्डस सब्सटेंस जो हैंडल कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह, उनको यहाँ पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो लेना होगा। लायबिलिटी रूल था कि कोई भी फॉल्ट लायबिलिटी ओनर यहाँ पर रिलीफ पे करेंगे, डेथ, इंजरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज अगर हो जाता है, इररिस्पेक्टिव की यहाँ पर नेग्लिजेंस थी या फिर फॉल्ट थी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि विक्टिम्स को यहाँ पर मिनिमम रिलीफ क्विकली और एफिशिएंटली मिल जाए। तो यहाँ पर आपके पास में पीआईएलआईए में कुछ कंपलसरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिट्स भी आती हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अमाउंट इंश्योर्ड है वो कितनी होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल, जो भी हमारी अंडरटेकिंग हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस है, जो भी फैक्ट्री है जो कि ये सारे काम कर रही है, उनकी पेड अप कैपिटल कितनी है। इंश्योरर की लायबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी, अगर सिंगल एक्सीडेंट है तो 5 करोड़, दैट इज 50 मिलियन रुपीज। मल्टीपल एक्सीडेंट है तो यहाँ पर एनुअली 3 करोड़, दैट इज 150 मिलियन। तो सिंगल एक्सीडेंट में मैक्सिमम एग्रीगेट लायबिलिटी इंश्योरर की 5 करोड़ है, और मल्टीपल एक्सीडेंट्स में ये 15 करोड़ रुपीज रहेगी एनुअल। एनवायरमेंट रिलीफ फंड, ओनर यहाँ पर एक एडिशनल अमाउंट देंगे इंश्योरर को, जो कि एनवायरमेंट रिलीफ फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है फॉर इमीडिएट रिलीफ टू अवर विक्टिम्स। पॉलिसी एक्सक्लूजन में बिल्कुल नॉन कंप्लायंस अगर किया गया है, ठीक है, इंटेंशनली वायलेट कर दिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमने, तो उसमें आपको यहाँ पर पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। पेनल्टीज और फाइन्स यहाँ पर लग जाएंगे अगर प्यूनिटिव, एग्जाम्पलरी या फिर पीनल डैमेजेस किए जाते हैं। ओन प्रॉपर्टी डैमेज, तो यहाँ पर डैमेज किया खुद की प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर उसको हम सेपरेट मटेरियल डैमेज पॉलिसी में लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका स्पेशलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब इनमें क्या देखोगे आप, ये वाला पार्ट वैसे हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। आपके पास में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो अलग अलग पॉलिसीज देती हैं। जैसे पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी होती है आपकी, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिस्क को कवर किया जाता है ना, और नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क को और कवरेज स्कोप दिया जाता है यहाँ पर। तो जो लीगल लायबिलिटीज थी, ठीक है, टू थर्ड पार्टीज फॉर बॉडीली इंजरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस की वजह से हो रहा है, तो उनको हम लेकर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसमें गोडाउन्स, वेयर हाउसेस आ जाते हैं। नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क में हम जो पब्लिक या कमर्शियल प्रीमिसेस हैं, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, इन सभी को कवर कर कर चलते हैं। कवरेज यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पर जो हमारे इंश्योर्ड हैं उनको अगेंस्ट लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्ट किया जाता है टू थर्ड पार्टी, और यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लेमेनेंट की कॉस्ट को कवर किया जाता है, फीस को और लीगल एक्सपेंसेस को। फिर आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी। प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास में पर्पस है कि जितनी भी लीगल लायबिलिटीज हैं उनको हम कवर करेंगे जो कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स से अराइज कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव था और पब्लिक को बेच दिया गया, जिसकी वजह से डेथ हो गई, बॉडीली इंजरी हो गई, इलनेस हो गई या प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो वो सारी चीजें कवर की गई हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करें, जैसे कैंड फूड, मेडिसिन हो गया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। फिर आता है लिफ्ट इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर कवर करेंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी अगर पर्सनल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होता है अपने ऑपरेशन या फिर यूजेस ऑफ लिफ्ट से। ठीक है, तो इसमें डेथ, बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी, यहाँ पर प्रोटेक्ट करा जाता है प्रोफेशनल्स को अगेंस्ट लीगल लायबिलिटीज, ताकि वो डैमेजेस जो पे कर रहे हैं अराइजिंग आउट ऑफ नेग्लिजेंस और एरर्स इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज। ये हमने देखा था, इसमें बॉडीली इंजरी हो सकती है डॉक्टर्स, डेंटिस्ट के थ्रू, फाइनेंशियल लॉस सीएस, लॉयर्स के थ्रू या कंसल्टेंट्स के थ्रू हो सकता है। फिर आता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी पॉलिसी, जिसमें हम वर्कमैन की कॉम्पनसेशन पॉलिसी लेकर चलते हैं कि एम्प्लॉयर्स की जो लीगल लायबिलिटी है कि वो कॉम्पनसेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को अगर उनकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो यहाँ पर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसको अभी एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट बोला जाता है, फेटल एक्सीडेंट एंड कॉमन लॉ में हम कवर करते हैं। प्रीमियम यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल अर्निंग्स जो है हमारे एम्प्लॉय की, उसके हिसाब से होगा, और यहाँ पर जो भी पॉलिसी है उसकी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आता है डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी पॉलिसी, जिसमें डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को पर्सनल सिविल लाइबिलिटीज से बचाया जाता है अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट मैनेजमेंट या सुपरविजन में हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो क्लेम्स है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, उससे इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इंडेमनिटी देते हैं टू द कंपनी इटसेल्फ। कॉर्पोरेट यहाँ पर इसके बाद में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको सुपरसीड कर दिया गया था बाय सीपीए 2019। तो ये यहाँ पर एक लीगल मैकेनिज्म लेता है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करेंगे। इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कवर हो जाती हैं, जो आपकी डेफिनेशन है इसमें सर्विसेज की। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी पर्सन जो कि गुड्स को खरीद रहा है या फिर हायर कर रहा है या अवेल कर रहा है कोई सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, तो कोई भी यूजर बेनिफिशियरी गुड्स का और सर्विसेज का, जैसे इंश्योरेंस हो गया, विद द अप्रूवल और एनी ऑफ द बायर। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो कि सर्विस अवेल कर रहा है कमर्शियल पर्पसेस से, अनलेस की सर्विस को यूज किया गया सोली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज में आपकी जितनी भी पेड सर्विसेज है इंश्योरेंस आ जाता है इसमें, लेकिन फ्री सर्विसेज या जो कॉन्ट्रैक्ट्स है पर्सनल सर्विसेज के, वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। फिर आता है कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन। तो कंप्लेनेंट जो है वो कौन कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर्स हो सकते हैं, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकती है, गवर्नमेंट, या फिर लीगल आयर्स हो सकते हैं डिसीज कंज्यूमर के। ग्राउंड्स यहाँ पर कंप्लेंट की क्या क्या हो सकती हैं? कि सर्विसेज अच्छी नहीं थी, डिले हो गया, रिजेक्शन हो गया क्लेम का, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस थी, डिफेक्टिव गुड्स थे, या फिर ओवरचार्ज कर लिया गया। लिमिटेशन यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट 2 साल के अंदर अंदर, जब यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन की वजह से जो भी ग्रीवांस अराइज हुआ। फिर आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ एजेंसीज दी गई हैं जो कि एक्ट यहाँ पर एक 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी लेकर आता है। अब इसमें 20 लाख तक आता है, करेंटली इसको 50 लाख कर दिया। पहले ये 1 करोड़ तक था, अब 2 करोड़ तक कर दिया, मोर देन 50 लाख। और यहाँ पर ये 50 लाख से 2 करोड़ तक, ठीक है, और फिर 2 करोड़ से ज्यादा का आपका अगर कोई भी डेफिशिएंसी या क्लेम सेटलमेंट वो नहीं करते हैं, तो आप इनके पास जा सकते हैं। कॉम्पनसेशन यहाँ पर नेग्लिजेंस या लॉस के लिए दिया जा सकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रिड्रेसल, यहाँ पर पब्लिक ग्रीवांस रूल का। तो जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसकी बात हो रही है, एक कॉस्ट इफेक्टिव फास्ट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है आप सबके लिए, जिसमें कि यहाँ पर हम अपने इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रीवांसेस को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ओम्बड्समैन का यहाँ पर रोल क्या होता है वो हमें समझना है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर गवर्निंग बॉडी होती है इंश्योरेंस काउंसिल की, जो कि एडाक्स के साथ में कंसल्ट करती है, और इसमें चेयरमैन ऑफ एडा भी आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिनके पास हाई स्टैंडिंग है, जैसे कोई रिटायर्ड चेयरमैन या एमडी हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर इंश्योरर के, एक रिटायर्ड आईएएस आईआरएस ऑफिसर, या फिर एक रिटायर्ड जज, सर्व करेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स अंटिल इनकी एज 65 इयर्स नहीं हो जाती। पावर और जुरिस्डिक्शन यहाँ पर क्या क्या हो सकती है इनकी? तो यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स को कवर कर सकते हैं, जैसे कि एंटरटेनेबल डिस्प्यूट रूल 13 के अंडर। अब यहाँ पर ओम्बड्समैन जो है वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर कोई पार्शियल या टोटल रेपुटेशन हुआ है क्लेम का, ठीक है, मीनिंग कोई आपका रिजेक्शन हो गया क्लेम का, तो डिस्प्यूट्स आपके एक प्रीमियम कितना पे किया गया या फिर पेबल है, अगर कोई एम्बिग्यूटीज पॉलिसी की वर्डिंग में हुई है रिगार्डिंग द क्लेम। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिले पेमेंट्स में हुआ सेटलमेंट ऑफ क्लेम में। इसके अलावा अगर नॉन इश्यूएंस किया गया इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, तो यहाँ पर 30 लाख रुपीस तक का पेनल्टी इनके ऊपर लगाया जा सकता है, जो पहले 20 लाख रुपए था। कंडीशंस यहाँ पर क्या है आपके कंप्लेंट की? तो एक कंप्लेंटेंट जो है, कंप्लेंट वो केवल तभी फाइल हो सकती है जैसे यहाँ पर या तो कंप्लेंट जो है वो पहले इंश्योरर को की गई थी, फिर इंश्योरर ने रिजेक्ट या फिर अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दिया, या कोई रिप्लाई ही नहीं दिया 1 महीने के अंदर, फिर हम ओम्बड्समैन के पास जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, जब यहाँ पर इंश्योरर का फाइनल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है या तो रिजेक्शन मिल रहा है।
और मैटर यहाँ पर कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में या आर्बिट्रेशन में आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। रेजोल्यूशन प्रोसेस, रिकमेंडेशन की बात करें तो ओम्बड्समैन जो है वो पहले कोशिश करते हैं कि रिकमेंडेशंस 1 महीने के अंदर अंदर प्रोवाइड की जाएं जब कंप्लेंट रिसीव की गई है, और जो भी सेटलमेंट है वो कंप्लेंट का हो जाए। अगर कंप्लेनेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंश्योरर को कंप्लाई करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अवार्ड की बात करें तो अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो ओम्बड्समैन एक बाइंडिंग अवार्ड दे सकते हैं 30 लाख रुपीस तक का 30 महीने के अंदर अंदर, जब कंप्लेंट इनके पास आई थी, और इंश्योरर जो है वो कंप्लाई करेंगे 15 दिन के अंदर ऑफ रिसीविंग द कंप्लेनेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड। ठीक है। इसी के साथ में इंश्योरेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, और इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सब कवर कर दिए, एक्सेप्ट आपके इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो मैं आपको करंट अफेयर्स वाली सीरीज में कवर करवा देती हूँ जैसे जैसे न्यूज आती रहती हैं। ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अब कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बस थोड़ा न्यू कमेंट कर देना। अगर कमेंट के रिप्लाई में कमेंट कर रहे हो, सेम डे की कमेंट है तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, अदरवाइज मेरे लिए लिटरली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और सम टाइप ऑफ सॉर्टिंग होती है जिसकी वजह से कुछ पुराने कमेंट्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ नए कमेंट्स नीचे चले जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर देना। लोगों को यहाँ पर बता सकते हो आप चैनल्स के बारे में, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स है जगहों पर लिंक्स वगैरह शेयर करने से तो ऑफकोर्स आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, क्योंकि सभी टेलीग्राम ग्रुप्स यहाँ पर एक बिजनेस की तरह रन करते हैं। बट ऑफकोर्स यू कैन टॉक और डिस्कस अबाउट अस इफ यू लाइक द वीडियोस देन ओनली। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे, नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। अब इंश्योरेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ और होता है तो वो मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली लेकर ही आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पूरा सीरीज पसंद आया होगा। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय।